गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार में बढ़त के साथ कारोबार। नए शिखर पर पहुंचा S&P, नैस्डैक 1.4% की तेजी के साथ बंद, लेकिन एशिया बाजारों में कमजोर शुरुआत। SGX निफ्टी में भी %0.5% की गिरावट। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ITC के नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर। चौथी तिमाही में SBI का नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफा दोनों बढ़ने का अनुमान। वहीं ITC की बिक्री में करीब 7% बढ़त की उम्मीद। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI पर कंफ्यूजन दूर करेगी सरकार। 51% FDI का फैसला रद्द करने के लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। NRI और OCIs के लिए विदेशी निवेश के नियम हुए आसान। कैबिनेट ने विदेशी निवेश नियम में संशोधन को दी मंजूरी। एयरलाइंस की मनमानी पर CNBC आवाज की मुहिम का दिखा असर। CCI की एयरलाइंस के साथ गांठ करके किराए और यहां पर कैंसलेशन चार्ज बढ़ाने की जांच की तैयारी। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। और सरकार के 1 साल पूरे होने पर कामकाज का लेखा जोखा देश के सामने रखेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। सुबह करीब 11 बजे उपलब्धियों का करेंगे बखान। भारतीय बाजारों में कल एक मजबूत शुरुआत जरूर देखने को मिली, लेकिन आखिर तक मुनाफा वसूली हावी हुई। हालांकि ज्यादा दबाव बाजार में नहीं देखा गया। सेंसेक्स करीब 30 पॉइंट नीचे फिसला। निफ्टी में भी आप देखिए 8400 के पार जाने में कामयाब हुआ। लेकिन आज ग्लोबल क्यूज कैसे दिख रहे हैं, क्या वहां से कुछ सहारा मिलेगा, इस पर एक चेक लेंगे हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा के साथ। भारतीय बाजारों में आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में क्या रणनीति होनी चाहिए, मार्केट से रिटर्न सिंघवी से समझेंगे। और बिग बॉयज में ITC और SBI के नतीजे कैसे आएंगे, इस पर एक चेक लेंगे वरुण और पूजा के साथ। साथ ही सोनम बताएंगी कौन से दूसरे खबरों वाले शेयर हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग, क्या स्थिति है? गुड मॉर्निंग। पिक्चर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। इनफैक्ट मिक्स है, थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव साइड में आपको नजर आएगी। अमेरिकन मार्केट से देख लीजिए, फ्लैट से 1/3% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। और डाउ को छोड़ दे तो बाकी दोनों बेंचमार्क्स में तो हमने देखा मजबूती के साथ कामकाज था। नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा। S&P ने लगातार मेरे ख्याल से नया हाईस छुआ, लगातार 10वीं बार है इस साल में ही नया हाईस छूता हुआ नजर आया है। और खास तौर पे बाजार में जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे थे उसके बाद में देखा बॉन्ड यील्ड्स कमजोर हुई। उसका फायदा अमेरिकन मार्केट्स को मिला है, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आया। उसके बाद में देखा बॉन्ड यील्ड्स में कमजोरी आई और अब तो 10 साल का जो बेंचमार्क है गिरकर 2.2% पे पहुंच चुका है। डॉलर में हमने देखा कमजोरी आती हुई नजर आई और इससे इक्विटी को कुछ लोअर लेवल्स पे सहारा मिलता हुआ नजर आया। जहां तक आज की बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक की इंडिकेटर होगा वो इन्फ्लेशन के लिहाज से। और साथ साथ जैसे हमने कल हाईलाइट करा था, आज फेड चेयर जेनेट येलेन की एक स्पीच है, सब लोग उसको कीनली वेट कर रहे हैं, वॉच करने वाले हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आज शाम के लिए, उसको आप ध्यान रखें। यूरोपियन मार्केट की तरफ मूव करिए और वहां पे भी हमने देखा माइनर गेन्स ईक आउट करते हुए मार्केट्स नजर आए। हालांकि एक वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन फाइनली दिन के हाइस पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए हैं। वहां पर जो मे कंपोजिट PMI का डेटा आया था वो कमजोर आया था। इनफैक्ट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से नीचे गया था। लेकिन इस डेटा में एक हाईलाइट आई, जो स्टाफिंग लेवल्स हैं, यानी कि जो नई जॉब नौकरियां जोड़ने की बात है, पिछले 4 सालों में सबसे बेहतरीन मोमेंटम वहां पे देखने को मिला। और जब वो इंटरनल रीडिंग बाजार के पास आई, तब वहां पे देखा गया कि यूरो में एक बढ़त लौटती हुई नजर आई। स्टॉक मार्केट्स में हल्का स्ट्रेंथ देखने को मिली, इसलिए वोलेटाइल सेशन था और फाइनली गेन्स के साथ वो मार्केट्स क्लोज हुए। इनफैक्ट ECB के मिनट्स भी वहां पे रिलीज हुए हैं, जो पिछली बैठक हुई थी, और उसमें खासतौर पर मेंशन्ड है कि फर्म इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेजर्स, जब तक वो पूरा यूरोजोन रिकवर नहीं होगा। तो एक और पॉजिटिव इंडिकेशन वो था। एशिया में जापान की मार्केट इंपॉर्टेंट है। 2 दिनों की जो बैठक चल रही थी वहां के सेंट्रल बैंक की, आज वहां पे घोषणा आने वाली है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करी गई है, वो थ्रस्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच निकेई थोड़ा सा शांत कामकाज करता हुआ और बाकी एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर मिक्स्ड हैं। फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव जोन में कामकाज हो रहा है ज्यादातर एशियन मार्केट्स में। और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद इंडियन मार्केट्स की हल्की कमजोरी के साथ इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत होती हुई नजर आए।
हाँ, तो थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। 8400 के नीचे कारोबार एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों में याद रखिए कल के सत्र में यहाँ पर 8400 के ऊपर ही दिन की समाप्ति बनती हुई दिखाई दी थी और खासतौर से अगर थोड़ी बहुत बिकवाली आई है चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली। बैंक निफ्टी हल्की गिरावट 42 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता हुआ। निराशा टाटा स्टील, वेदांता जैसे काउंटर्स के हाथ ज्यादा लगती हुई दिखाई दी थी, लेकिन बजाज ऑटो एक टॉप परफॉर्मर था। पोस्ट नंबर्स जहां पर हमने देखा 7% तक के गेन्स देखने को मिले। लेकिन बाजार में आज क्या रणनीति होनी चाहिए और किन क्यूज पर बाजार ज्यादा रिएक्ट करेगा, सर जुड़ गए। अनिल, गुड मॉर्निंग। कल ऑफ कोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में बंद होते होते आई और हमने देखा है कि कैश में एफआईआईएस ने भी बिकवाली की है। कैसे इस मूव को? बिल्कुल, और आंकड़े थोड़े से धीमे नजर आ रहे हैं, थोड़े से कमजोरी की तरफ दिख रहे हैं। जहां कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, थोड़ी इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी। तो 2 दिनों में जो एक अच्छी खरीदारी दिख रही थी 500-600 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो कल कम होती हुई नजर आई। और कल का सेशन पूरी तरह से जैसा एकदम सबड्यूड रहा, थोड़ा सा सुस्ती वाला रहा, ज्यादातर वक्त हमने लाल निशान में बिताया, वैसे ही आंकड़े भी आते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पर बड़ा एग्रेसिव सपोर्ट शायद एफआईआईएस की तरफ से नहीं आता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक फंड्स ने कल भी खरीदारी की है। तो अब बात तो ये कि आज के सेशन के लिए 2 ही बड़े रिजल्ट्स हैं जो एसबीआई और आईटीसी के, वो शायद बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल थोड़े से कमजोरी के संकेत फिर से देना शुरू किया, काफी वॉलेटाइल बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो एसबीआई के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि बाजार इन लेवल्स पर होल्ड हो पाता है, 8450, 8500 के पार निकल पाता है या नहीं। तो सबसे ज्यादा संकेत वहीं से आते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोरी की तरफ रुझान रह सकता है इन आंकड़ों के दम पर, और शायद बाजार थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की कोशिश करे नतीजों के पहले। लेकिन लोअर साइड पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो अहम लेवल होगा वो पहले होगा 8375 के आसपास का। वो लेवल टूटने पर आपको कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख सकती है, जो कि बाजार को 8300, 8325 की रेंज में ले जा सकती है, बशर्ते कि नतीजे आपको खराब आते हुए दिखें। 8450 को पार करना मुश्किल होगा, और अगर अच्छे नतीजे आए और दोनों ही कंपनियों के, एसबीआई और आईटीसी के, तो फिर आप 8450, 8500 की रेंज में निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो पूरी तरह से आज का सेशन न्यूज ड्रिवन रहेगा और इन नतीजों के पहले शायद थोड़ा सा कमजोरी की तरफ रुझान बाजार में देखने को मिले। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के संकेत डेफिनेटली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं टेक्निकली, लेकिन क्या मार्केट की रुझान रहेगा। हमारे साथ है प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव। किरण, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 8421 पर कल जाकर सिमटा है। आज एसजीएक्स निफ्टी हल्के से नीचे है, 8400 के नीचे फिसला है। क्या रणनीति आप सुझाएंगे आज ट्रेडर्स के लिए? हर्षदा जी, मॉर्निंग। निफ्टी अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो 8440, 8450 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया था उसकी नेकलाइन वैल्यू यही आती है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये अगर पार कर जाता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आज के दिन में रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल जाएगा, पर मेरा यह मानना है कि 8450 के ऊपर अगर निफ्टी चलती है तभी बाय करे। 8430 का स्टॉप लॉस लगाए और 8500 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर 8450 के नीचे अगर रहता है तो रेंज बाउंड टू माइल्ड नेगेटिव बायस से मार्केट ट्रेड करता नजर आएगा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ तक वो 8450 के ऊपर निकलेगा? हाँ, अगर निकलता है तो बाय करना चाहिए, यही मेरी सलाह रहेगी। ओके, और किन स्टॉक्स पे आपका रुझान है आज, खरीदारी या फिर बिकवाली का? पहला मेरा स्टॉक है बजाज ऑटो, जहाँ पे कल हमने बहुत बड़ी मूव देखी, पर मेरा ये मानना है और डेटा भी यही कह रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्टॉक ऊपर गया था, तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 2330 का स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट करना चाहिए और टारगेट 2225 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है गायत्री प्रोजेक्ट, जहाँ पे बहुत अच्छी मूव हमने देखी है। बड़े चार्ट्स पे हमने बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न देखा है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 190 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 217 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया किरण इस जानकारी के लिए। तो गायत्री प्रोजेक्ट जैसे प्लेस में तेजी करें, लेकिन बजाज ऑटो कल जो 7% भागा था ये महज शॉर्ट कवरिंग का ही मूव था, तो आज बिकवाली के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन आज नजरें रहेंगी दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स पर। इसके अलावा आईटीसी भी अपने नतीजे पेश करने वाला है, तो कैसे परफॉर्मेंस रहेगा इन दोनों ही बिग बॉयज का, उस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ वरुण और पूजा है ही, और साथ ही सोनम बताएंगी कौन से वो दूसरे स्टॉक्स है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूजा, सब इंतजार कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या एसेट क्वालिटी कुछ बेहतर होने की उम्मीद है?
जी, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अगर बात करें तो पिछले काफी समय से इसमें सुधार ही देखने को मिल रहा है और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बैंक जिस तरह से रिकवरी को लेकर एग्रेसिव है और जिस तरह के कदम उठा रही है, हमारा अनुमान है कि इस बार बैंक के बैड लोन्स में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है और ये भी माना जा रहा है कि बैंक अपने कुछ बैड लोन्स एआरसी को भी बेच सकती है। पिछले क्वार्टर में एक भी लोन उन्होंने एआरसी को नहीं बेचा था, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से भी ग्रॉस एमपीए के आंकड़े को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल ही रहेंगे और कुल मिलाकर एसबीआई के नतीजों से काफी अच्छे प्रदर्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं। एसबीआई का जो काफी समय से जो स्ट्रैटेजी रही है वो रिटेल पोर्टफोलियो पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो उस वजह से हमारा अनुमान है कि फी इनकम में काफी बढ़त देखने को मिल सकती है और इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें भी कमी के चलते हमारा अनुमान है कि मुनाफे के आंकड़े में 24% की बढ़त इस तिमाही देखने का अनुमान है। इसके अलावा एसबीआई अपना जनरल इंश्योरेंस में कुछ स्टेक बेचने की घोषणा की थी, उसको लेकर किस तरह की अपडेट निकल कर आती है। इसके अलावा बैंक के कैपिटल रेजिंग प्लान क्या है और FY16 के लिए फोकस सेगमेंट कौन से होंगे, इन सभी बातों पर हमारी नजर रहेगी। ओके, लेकिन आईटीसी ये नंबर्स कैसे रहेंगे वरुण? अब तक हमने देखा है तमाम एफएमसीजी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आईटीसी क्या उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएगा? देखिए, आईटीसी की ग्रोथ में आपको इस बार कुछ धीमापन देखने मिल सकता है। आईएमएम है 7 से 7.25% की ग्रोथ की अनुमान हम लगा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स। लगातार 8वीं तिमाही होगी जहां कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में आपको एक डी ग्रोथ देखने मिल सकती है। 10 से 11% के आसपास की गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में, लेकिन कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे उसका कुछ हद तक फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए मार्जिन में कहीं ना कहीं आपको ये फायदा आते हुए दिखाई देगा। वही कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में 12 से 15% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। एग्री और पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है, लेकिन कंपनी का जो होटल कारोबार है वो अब भी दबाव में है और महज 5 से 6% के आसपास की ग्रोथ ही आपको वहां देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के नतीजों की बात करें तो एबिटा मार्जिन फ्रंट पे आपको एक बड़ा उछाल देखने मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने काफी सारे सिगरेट के प्राइस हाइक की थी, उसके कारण कंपनी के मार्जिन में करीब 1.5% के आसपास का इजाफा होगा। प्रॉफिट में करीब 11 से 11.5% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। यानी कि मार्जिन फ्रंट पे तो एक कंपनी के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम के फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक निराशा इस क्वार्टर में भी आपको हाथ लग सकती है। लेट्स होप नॉट, कंसिडरिंग बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो थोड़ी सी यहाँ पर सबड्यूड परफॉर्मेंस जरूर रहेगी इस पर्टिकुलर कंपनी में। लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा, पूजा और सोनम से समझते हैं। सोनम, गुड मॉर्निंग। इंडिया बुल रियल एस्टेट के साथ शुरुआत करेंगे, जिन्होंने कल मार्केट आवर्स के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। यहाँ पे आंकड़े बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के आय में 80% का उछाल देखने को मिल रहा है और मुनाफा 2 गुना हो चुका है। मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन ये लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स की वजह से है जो इस तिमाही में रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर पहुंच पाए और इसी की वजह से 14.8% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 34.4% के मुकाबले। वोल्टास के नतीजों की बात करें तो काफी स्ट्रांग क्वार्टर यहाँ पर कंपनी के लिए। पिछले 2 क्वार्टर में बिक्री में गिरावट देखने के बाद इस बार एक मार्जिनल बढ़त देखने को मिली है और क्वार्टर 4 जो कि सीजनली काफी स्ट्रांग क्वार्टर होता है कंपनी के लिए एयर कंडीशनर के सेल्स के फ्रंट पर, तो वहां पे भी रेवेन्यूज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। करीब 19% की बढ़त यहाँ पर साल दर साल देखने को मिली है। इसके अलावा मार्जिन में भी अच्छी बढ़त और नेट प्रॉफिट में इस बार 18% की बढ़त देखने को मिली। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे कंपनी ने बेहद ही मजबूत ऑपरेशनली परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जहाँ पे 12.3% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 9.3% के मुकाबले। साथ ही कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहद ही मजबूत रहा, जहाँ पे मुनाफे में 55% की बढ़ोतरी हुई है तो आय में 14% की बढ़ोतरी। वॉल्यूम का आंकड़े पर नजर अभी तक बनी हुई है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। इसके अलावा नतीजों के अलावा अगर बात करें तो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनीज EID, पेरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, छोलामंडलम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये सभी काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ सेबी ने मुरुगप्पा चेयरमैन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। यहाँ पर सेबी का कहना है कि चेयरमैन ने सवेरो ऑर्गेनिक और कोरोमंडल इंटरनेशनल के एक्विजिशन से जुड़ी हुई प्राइस सेंसिटिव जानकारी पहले ही ट्रेडर्स को दे दी थी। 2 फार्मा काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए, सिप्ला और वोकहार्ट फार्मा। सबसे पहले सिप्ला जिसने एक्वायर कर लिया है क्वालिटी केमिकल्स को, जो युगांडा की कंपनी है, यहाँ पर 51% का स्टेक एक्वायर किया गया है। अपफ्रंट पेमेंट करेगी उसके लिए कंपनी पहले $8 मिलियन का, उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट्स हो गए जो $4.4 मिलियन का होगा। साथ ही डॉक्टर रेड्डी के लिए कंपनी जो कस्टमर दवा को बना रही थी, इस दवा को कंपनी ने मार्केट में से फिलहाल रिकॉल किया है। कुछ दिक्कतें पाई गई है इन दवाओं में, इसलिए लगभग 1,40,000 बॉटल्स को यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। साथ ही वोकहार्ट के लिए पॉजिटिव खबर आई
आई है जहां पे यूएस एफडीए से कंपनी को अपनी नई दवा के लिए क्वालिफाइड इन्फेक्शियस डिजीज प्रोडक्ट का एक डेजिग्नेशन मिल गया है, जो बहुत ही पॉजिटिव डेजिग्नेशन कहा जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के काउंटर की। यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि एचडीएफसी बैंक अपने डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कारदेखो.com में माइनॉरिटी 1% का हिस्सा खरीदने का मन बना रही है। तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चेक के लिए। कितना एक्शन रहेगा इस पर हमारी नजरें रहेंगी इन तमाम काउंटर्स में आज दिन भर सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आपकी क्या रणनीति हो, और साथ ही आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कामकाज का पूरा बखान सामने रखने वाले हैं, उस पर भी एक चेक लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आज सभी की नजर रहेगी वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। दरअसल मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे और उसकी शुरुआत खुद वित्त मंत्री करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट और महंगाई के मोर्चे पर सरकार की कामयाबी का जिक्र किया जाएगा। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम को भी सरकार की उपलब्धियों में गिना जाएगा। इसके अलावा जीएसटी बिल पास कराने को लेकर सरकार की रणनीति का खाका भी वो जनता के सामने रखने वाले हैं। जेटली समेत मोदी सरकार के कुल 30 मंत्रियों को सरकार के कामकाज का बखान करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस बीच कैबिनेट ने एनआरआईज और ओसीआईज के विदेशी निवेश नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रवासी भारतीयों के लिए देश में निवेश के नियम आसान हो जाएंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। डीआईपीपी के प्रस्ताव के मुताबिक एनआरआईज, ओसीआईज और पीआईओज के भारत में निवेश की विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के रिवाइवल को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर फैक्ट्री की रिस्ट्रक्चरिंग को भी मंजूरी दी है। इस रिस्ट्रक्चरिंग पर 4,500 करोड़ का खर्च होगा। और क्या है आज करेंसी और कमोडिटी मार्केट के लिए क्यूज, उस पर एक चेक ले लेते हैं। कल कच्चे तेल में हमने देखा 3% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन आज एशियाई कारोबार के लिहाज से देखें तो हल्की सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। $60 के आसपास नाइमेक्स क्रूड ट्रेड कर रहा है, एकदम फ्लैट है माहौल। वही सोने का भी अगर आप जायजा लें तो इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है और ये अब रिट्रेस कर रहा है। 1200 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। 1205 पर इस समय एशियन मार्केट का ट्रेड बनता हुआ। रुपए में कुछ स्ट्रेंथ जरूर देखी गई है। पिछले कुछ सत्र में 63-64 पर कल दिन की समाप्ति देखी गई। मनीष शर्मा हमारे साथ है डेस्टिनी सिक्योरिटीज के। मनीष, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कुछ स्ट्रेंथ लौटी है रुपए में डॉलर के मुकाबले। क्या कुछ और मजबूती की आप उम्मीद करेंगे? जी, ओवरऑल देखें हम रेंज बाउंड ट्रेड है। 63.30 एक बॉटम साइड रेंज है। 64-64.20 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर में। अभी फिलहाल हमें इसमें ज्यादा एग्रेसिव मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट ये नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। बार बार 64 के आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करने की राय होगी। 63.90 का स्टॉप लॉस रखें और 63.30 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइंडली बेरिश हूं मैं। ओके, साथ ही मनीष, कच्चा तेल यहाँ पर आपका रुझान क्या रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कल 3% की तेजी थी इंटरनेशनल ट्रेड में। आज एशियाई कारोबार की शुरुआत से हल्की मुनाफा वसूली हो रही है। जी, कच्चे तेल में 3,720-3,750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और सपोर्ट बेस्ड बाइंग के चलते इतना बड़ा हमने बाउंस देख लिया। अच्छी खासी रैली देखी हमने। ओवरऑल 3,700 से लेकर 4,000 तक की एक रेंज है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार हम 4,000 तक के लेवल रिटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी 3780 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होगा 4,000 के आसपास। और साथ ही यहाँ पर कॉपर में भी खरीदारी की ही सलाह मनीष की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे होने पर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के जानकारों का क्या है कहना। देखिए विज्ञापन जगत के नजर से सरकार का 1 साल बुलेटिन में आगे।
मोदी सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का फैसला रद्द करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण बताएं। तो वो दबाव बना और दूसरी तरफ उससे एक हफ्ते पहले की कहानी अगर आपको याद हो तो सरकार ने एफडीआई की एक पॉलिसी जारी की थी, कंसोलिडेटेड पॉलिसी जारी की थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि सरकार अभी भी मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी देती है। इसके बाद बहुत राजनीतिक मतभेद खड़े उठे, काफी चर्चा उठने लगी, आखिर सरकार कहती कुछ और है और कानून में कुछ और कहा जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के साथ ही हर मंत्री बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहते रहे कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई के प्रस्ताव की छूट नहीं देते हैं, उसकी इजाजत के पक्ष में नहीं है। लेकिन चूंकि यूपीए सरकार ने सितंबर 2012 में यह फैसला लिया था कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की छूट देती है, इसके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया था, जो कि कानूनी रूप से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब सरकार अगर उस फैसले को नहीं मानती है तो कानूनी रूप से उस फैसले को वापस लेना होगा। वापस अब तक नहीं लिया गया था और अभी तक नहीं लिया गया है कहे तो, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ था, कानून कुछ और कहता है, सरकार कुछ और कहती है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार अब कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी लेगी कि हम 51% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं चाहते हैं, और इस प्रस्ताव को जब कैबिनेट मंजूरी दे देगी उसके बाद फिर उसके मुताबिक नोटिफिकेशन रद्द करने का फैसला लिया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कैबिनेट में प्रस्ताव कब ले जाया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाने कोई समय सीमा बताने के मूड में अभी भी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक निवेशक के बीच में बहुत ही नकारात्मक संकेत जाएगा, संदेश जाएगा अगर तुरंत यह फैसला लिया जाता है। तो थोड़ी देर से सही, लेकिन सरकार अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा या रद्द किया जाएगा। चलो, तो ये मामला फिर से कैबिनेट के पास लौटता हुआ देखेंगे किस तरह का एक्शन रहता है मल्टी ब्रांड में एफडीआई को लेकर। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए 8400 पर इसकी वापसी होती हुई नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। देखना होगा कि कितना हम रिकवर कर पाते हैं कारोबार शुरू होने तक। एशियन मार्केट में निकेई हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ताइवान और स्ट्रेट टाइम्स के मार्केट में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है और शांघाई इस बीच 1% से ज्यादा ऊपर। हैंगसेंग के मार्केट में भी 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। तो एशियन सूरत अब थोड़ी बहुत बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आगे आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जिनके लिए स्टॉक 2020 में।